जब मैं डॉक्टर बना तो मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों ने मुझे खूब बधाइयाँ दी। मेरी पहली पोस्टिंग एक गांव में हुई। वो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, अगर तू कहे तो मेरा एक दोस्त अच्छी पोस्ट पर है, उससे बात करूं। ऐसे गांव में जाकर डॉक्टरी करने का क्या फ़ायदा जहां बिजली ही नहीं रहती हो। तो मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं पिताजी, मैं नहीं चाहता कि सिफारिश के बल पर अपनी पोस्टिंग कहीं दूसरे शहर में कराकर खुदगर्ज बन जाऊं। सरकार ने मुझे उस गांव में भेजा है तो मेरा फर्ज बनता है कि वहां जाकर गांव वालों की सेवा करूं। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। वक्त का तकाजा तो यही है कि हाथ पैर मारकर ढंग की जगह ले लेता और ठाठ से डॉक्टरी करके 4 पैसे कमाता। पिताजी बोले, पर मैं नहीं माना। मेरी शादी 1 साल पहले ही दीपा से हुई थी। मैं हर हफ्ते घर आया करूंगा दीपा। वहाँ गांव में तुम्हें ले जाकर मुसीबत में डालना मैंने ठीक नहीं समझा। मैंने अपनी बीवी को बाहों के घेरे में लेते हुए वादा किया कि मैं दिन में एक बार तुम्हें फ़ोन ज़रूर करूंगा। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। वैसे भी मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल शहर की सुख सुविधाओं के बीच गुजारे हैं। गांव में जाकर रहना तो दूर की बात है, मुझे तो उसे देखना भी भारी लगता है। दीपा बोली। वो गांव वाकई काफ़ी पिछड़ा हुआ लग रहा था। जिस समय मैं वहां ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचा, वहां बिजली नहीं थी। गर्मी और पसीने से तरबतर हो रहे मुझको वहीं पड़े गत्ते के टुकड़े से हवा खानी पड़ रही थी। गांव में नया डॉक्टर आया है, ये खबर आग की तरह फैल गई। गांव वाले डिस्पेंसरी के इर्द गिर्द जमा हो गए। मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मेरे क्वार्टर वहीं डिस्पेंसरी के बगल में था, इसलिए मैं काफ़ी समय इलाज के लिए मुहैया रहता और फिर खाना खाने और सोने के लिए क्वार्टर में ही चला जाता। दिन भर मरीजों को देखने के बाद मैं काफ़ी थक जाता था। थकान की वजह से खाना बनाने का काम मुझे बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन मैं जैसे तैसे कुछ खा पी कर सो जाता था। डॉक्टर साहब, ये मीना है। ये सुबह शाम दोनों समय आपका खाना बना दिया करेगी और क्वार्टर की साफ सफाई भी कर देगी। एक दिन गांव के मुखिया जी मेरे पास आकर बोले। उनके साथ 18-20 साल की एक दुबली पतली खूबसूरत सी लड़की थी। इसकी क्या ज़रूरत थी मुखिया जी? आपने बेकार में कष्ट किया। पेट भरने लायक खाना बनाना आता है मुझे। मैं बोला, इसमें कष्ट कैसा डॉक्टर साहब? आखिर आप इस गांव में हमारे मेहमान हैं। आपकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। मुखिया जी ने हाथ जोड़ते हुए मुझसे कहा तो मैं मन ही मन गांव के लोगों का अपनापन देखकर खुश हो उठा। अगले दिन से ही मीना मेरे घर काम करने के लिए आने लगी तो मुझे सहूलियत हो गई। वो घर का सारा काम करने लगी थी तो मुझको आगे की पढ़ाई के लिए समय मिलने लगा था। खाना भी वो अच्छा बनाती थी। थोड़े ही दिनों में मुझको गांव की आबो हवा रास आ गई। सब लोग इज्जत की नज़र से मुझे देखते और मिलने पर बड़े अदब से पेश आते थे। लोग बेकार में ही गांव को बदनाम करते हैं। मुझे तो यहाँ पर किसी किस्म की कोई तकलीफ ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि शहर के मुकाबले यहाँ की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है। मैं अपनी पत्नी दीपा से फ़ोन पर कह रहा था, आप गांव को इतना पसंद करने लगे, कहीं वहाँ पर किसी पर दिल तो नहीं आ गया आपका? उधर से दीपक के खिलखिलाने की आवाज़ आई। अरे नहीं, तुम औरतों के दिमाग में तो हर वक्त शक का कीड़ा ही घूमता रहता है। मैंने कहा, फिर जिसकी बीवी तुम जैसी खूबसूरत हो वो भला वहाँ पर यहाँ वहाँ मुंह क्यों मारेगा? एक दिन मीना खाना बना रही थी। मैं किताब पढ़ने में खोया हुआ था। डॉक्टर साहब, आपको अपनी बीवी से मिलने का मन नहीं करता? वो वहाँ और आप यहाँ, अकेले कैसे मन लगता है आपका? सब्जी काटते हुए मीना ने कनखियों से देखते हुए पूछा तो मैं चौंक गया। मैंने कहा, तुम अपने काम से मतलब रखो मीना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मैं उसके हाव भाव ताड़कर बोला तो वो हंस दी। उस दिन के बाद से मैं ज़्यादा सावधान रहने लगा। मैंने सुन रखा था कि गांव की सीधी सादी दिखने वाली औरतें ज़रूरत से ज़्यादा चालाक होती हैं, इसलिए मैं मीना के मुंह नहीं लगता था। उधर मीना कुछ ज़्यादा ही करीब आने की कोशिश में थी। अक्सर झाड़ू पोछा लगाते समय जानबूझकर वो अपना पल्लू हटा देती ताकि मेरी नज़रें इनायत हो सकें। एक दिन शाम के समय मौसम खराब था, बारिश शुरू होने वाली है। मीना, तुम जल्द से अपना काम खत्म करके घर चली जाओ। आसमान में घिरे बादल
और बिजली चमकती देखकर मैंने उससे कहा। मीना ने हाँ में सिर हिलाया। वो जानती थी कि मुझको ज़्यादा बातचीत पसंद नहीं है, इसीलिए वो काम ख़त्म करके क्वार्टर से निकलने लगी कि तभी अचानक से तेज़ बारिश शुरू हो गई। मीना पूरी तरह से भीग गई थी। रास्ते में पानी बढ़ता देखकर वो उल्टे पैर लौट आई। दरवाज़ा खोलिए डॉक्टर साहब, मुझे बहुत तेज़ ठंड लग रही है। मीना को गेट बजाते सुनकर मजबूरी में मुझको दरवाज़ा खोलना पड़ा। सामने मीना खड़ी थी। वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसके कपड़े गीले होकर शरीर से चिपके हुए थे। भीगे कपड़ों में वो गजब ढा रही थी। मैं उसे इस हालत में खड़ा देखता ही रह गया। मैंने उसे कहा, भीतर आकर कपड़े बदल लो वरना बीमार पड़ जाओगी। मैंने धीरे से कहकर मीना को भीतर कर लिया और गेट बंद कर दिया। 20 साल की जवान खूबसूरत लड़की को इस हालत में देखकर मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था। जनाना कपड़े मेरे पास में नहीं थे। मैंने उसे अपना तौलिया और कुर्ता दे दिया ताकि वो कपड़े बदल सके। मीना ने कोने में जाकर अपने कपड़े बदले। कपड़े बदलकर वो मेरे पास आई और ठंड का बहाना करके मुझसे लिपट गई। मैं भी सब कुछ भूलकर मीना की देह की भंवर में फंस गया और हम एक दूसरे के आगोश में समा गए। जब वासना का उबार उतरा तो मीना बिना कुछ बोले चुपचाप चली गई। बारिश भी थम चुकी थी। मुझको अपने आप पर थोड़ी शर्म आ रही थी। अगले दिन मीना आई। ना वो कुछ बोली और ना मैं कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाया। इस तरह 2-3 महीने निकल गए थे। एक दिन मीना आई तो उल्टी करती हुई वो वॉश बेसिन की तरफ दौड़ी। उसके बाद उसने मेरे पास आकर कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। डॉक्टर साहब, लगता है उस रोज़ की गई गलती हम पर भारी पड़ गई है। गांव वालों को पता चलेगा तो वो मुझे और आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, तुम्हें बच्चा गिराना होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई बखेड़ा खड़ा हो। मैं भी बहुत घबरा गया था। मुझे गांव वालों का डर सताने लगा था, साथ ही बदनामी और नई नौकरी जाने का खतरा भी पूरा था। मुखिया जी को हम दोनों के बीच हुए हादसे का पता चल गया था। वो बहुत गुस्से में थे। उन्हें लगता है कि तुमने मेरे साथ रेप करके उनके विश्वास को तोड़ा है। मीना ने दाव चला जो काम कर गया था। मेरे और मीना के बीच इस मामले को दबाने के लिए 1 लाख रुपए में सौदा भी तय हुआ। शर्त रखी गई कि मीना कह देगी कि ये बच्चा किसी और का है, मेरा नहीं। फिर किसी दिन शहर जाकर चुपचाप उसे गिरा देगी। मैं इस सौदे से बहुत खुश था कि चलो सस्ते में पीछा छूट गया। 2-3 महीने की तनख्वाह देकर बदनामी से तो बची। एक हादसा समझकर मैं इस घटना को भूल गया था। एक रोज एक शख्स डिस्पेंसरी में आया। उसने बताया कि मीना एक बांझ औरत है। किसी जन्मजात कमी की वजह से वो कभी माँ नहीं बन सकती। इस हकीकत का पता लगने पर उसके पति ने उसे छोड़ दिया। तब से वो झूठी कहानी बनाकर पैसे वालों को अपने जाल में फंसाने का धंधा कर रही है। अब तक वो कईयों के साथ ये खेल खेल चुकी है। और मुखिया जी, मेरे पास तो उसे वही लाए थे, वे क्या कहते हैं? मैंने उस आदमी की बात सुनकर पूछा तो वो हंसने लगा। आप बहुत भोले हैं डॉक्टर साहब। वो कोई मुखिया नहीं बल्कि एक नंबर का धोखेबाज है। मीना उसी का मोहरा बनकर शिकार फंसाती है और फिर दोनों आधे आधे पैसे आपस में बांट लेते हैं। अब मेरा गांव से मोह भंग होने लगा था। बेईमानी और मक्कारी की हवा गांव तक पहुंच चुकी है। वो सब कुछ भोगने के बाद मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया और कहा, आप अपने दोस्त से बात करके मेरी पोस्टिंग यहाँ से किसी अच्छी जगह करवाने की बात कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। गांव से मेरा मन अब उचाट हो चुका था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।